कुणाल वशिष्ठ ने भौहें सिकोड़कर कहा, जिया, हट जाओ। मैं इस शख्स को सबक सिखाऊंगा। इसने उसकी बेइज्जती की हिम्मत कैसे की? उसे मजा चखाना जरूरी था। जिया सिन्हा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, कुणाल, मैं यहां रेस के लिए आई हूं। अगर तुमने अभय को छुआ तो मैं तुमसे रेस नहीं करूंगी और कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। उसे लगता था कि अभय सिंह एक आम इंसान है। उसे डर था कि वो पिट जाएगा, इसलिए वो उसके सामने खड़ी हो गई। अभय की आंखों में हैरानी की चमक आई जब उसने जिया को अपने सामने खड़ा देखा। वो हमेशा सोचता था कि ये लड़की नाशुक्रा और बेपरवाह है, लेकिन लगता था वो गलत था। कम से कम जिया में थोड़ा इंसाफ का जज्बा था और वो उसे प्रोटेक्ट करना जानती थी। बेशक अभय को उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। उसके लिए ये गुंडे कमजोर थे जिन्हें वो आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसे पता था कि वो यहां रेस के लिए आया है। अगर उसने कुणाल के हाथ पैर तोड़ दिए तो रेस कैसे होगी? कुणाल ने अभय को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, जिया, तुम्हारी वजह से इस बार इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन रेस के बाद मैं इसे सबक सिखाऊंगा। कुणाल की बात सुनकर अभय का चेहरा नहीं बदला। अगर कुणाल उससे पंगा लेने की हिम्मत करता तो अभय उसके पैर तोड़कर उसे मजा चखाता। कुणाल ने हल्की स्माइल के साथ कहा, जिया, रेस से पहले एक कॉकटेल पीते हैं, मजा आएगा। उसने हाल ही में कॉकटेल बनाना सीखा था और अपनी क्रश के सामने दिखावा करना चाहता था। अगर वो जिया का अटेंशन पा लेता तो और अच्छा होता। लड़कियों को कॉकटेल्स पसंद होते हैं। अगर वो क्यूपिड्स एरो बनाता तो शायद जिया को अपने साथ सुला लेता। कल ही उसने एक लड़की को यही कॉकटेल बनाकर इंप्रेस किया था। कुणाल बार पर गया और एक लंबा स्टेम ग्लास निकाला। उसने 30 मिलीलीटर वोडका, 30 मिलीलीटर पीच लेकर 60 मिलीलीटर पाइनएप्पल जूस और 60 मिलीलीटर क्रैनबेरी जूस डाला। फिर सारी चीजें शेकर में डालकर बर्फ मिलाई और उसे ऊपर नीचे हिलाया। पल भर में उसने क्यूपिड्स एरो कॉकटेल बना लिया। एक शख्स ने तारीफ की, वाह, कुणाल ने क्यूपिड्स एरो बना लिया। दूसरे ने कहा, हां, उसने कुछ दिन पहले ही बारटेंडिंग शुरू की थी, फिर भी क्यूपिड्स एरो बना लिया, गजब है। तीसरे ने जोड़ा, कुणाल कितना रोमांटिक है। क्या वो किसी हसीना को कॉकटेल से इंप्रेस कर रहा है? आसपास के लोग शोर मचाने लगे और चापलूसी भरी बातें करने लगे। कुणाल उनका बॉस था तो जाहिर तौर पर उन्हें उसकी खुशामद करनी थी। कुणाल ने गर्म नजरों से जिया के सामने कॉकटेल रखते हुए कहा, जिया, ये क्यूपिड्स एरो मैंने बनाया। इसका तीर 5 सेकंड तक रहता है। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्यूपिड्स एरो बनाना बहुत मुश्किल था। कुणाल ने इसे लंबे वक्त तक सीखा। उसने प्रोफेशनल बारटेंडर से ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन उसका तीर सिर्फ 5 सेकंड टिकता था। जिया के चेहरे पर तंज भरी स्माइल आई। उसने ठंडे लहजे में कहा, कुणाल, तुम 5 सेकंड के तीर से मुझे इंप्रेस करना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता कि अभय 3 मिनट तक टिकने वाला क्यूपिड्स एरो बना सकता है? यह तुम्हारे से 36 गुना बेहतर है। उसने कहा, तुम इसे पी लो, मुझे नहीं चाहिए। कुणाल ने गुस्से से कहा, जिया, तुम झूठ बोल रही हो। यह शख्स कॉकटेल क्या 3 मिनट का तीर कैसे बना सकता है? इम्पॉसिबल। उसने सिर हिलाकर यकीन न करने का इशारा किया। जिया ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं तो ठीक है। वो उससे और बात नहीं करना चाहती थी। कुणाल ने ठंडी नजरों से अभय को देखते हुए कहा, जिया, अगर ये सचमुच 3 मिनट का तीर बना लेता है तो मैं इसे बॉस मान लूंगा। अभय ने कुणाल की तिरस्कार भरी नजरें देखकर भौहें सिकोड़ी। जिया को इंप्रेस करना तेरा मसला है, मुझसे क्या दुश्मनी? मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? उसने ठंडे तंज के साथ कहा, मुझे कोई गुंडा बॉस नहीं बुलाएगा। कुणाल ने भौहें सिकोड़कर कहा, तू क्या कह रहा है? तुझे बारटेंडिंग आती भी नहीं, फिर डींग क्यों मार रहा है? उसकी आंखों में ठंडक थी। उसे अभय से हर पल ज्यादा चिढ़ हो रही थी। उसने रेस के बाद अभय को सबक सिखाने का मन बना लिया था। अभय ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, मैं डींग मारा हूं? आंखें खोलकर देख, मेरा कॉकटेल असली क्यूपिड्स एरो है। उसने इस शख्स को मजा चखाने के लिए अपनी स्किल्स दिखाने का फैसला किया। वो बार पर गया और एक लंबा स्टेम ग्लास निकाला। उसने 30 मिलीलीटर वोडका, 30 मिलीलीटर पीच लेकर 60 मिलीलीटर पाइनएप्पल जूस और 60 मिलीलीटर क्रैनबेरी जूस डाला। फिर सारी चीजें शेकर में डालकर बर्फ मिलाई और उसे जोर जोर से हिलाया। उसने शेकर को हवा में उछाला और 5 मिनट तक हिलाने के बाद रोका। कॉकटेल के बीच में एक चमकदार और शानदार क्यूपिड्स एरो बन गया। अभय का बनाया तीर कुणाल के तीर से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट था। यह 3 मिनट तक टिका और फिर धीरे धीरे गायब हुआ। 3 मिनट तक टिकने वाला तीर कुणाल के तीर से 36 गुना बेहतर था। दोनों का लेवल ही अलग था। आसपास के लोग चिल्लाए,
यह है असली क्यूपिड्स एरो कॉकटेल। कुछ लड़कियां अभय को तारीफ भरी नजरों से देखने लगी। उसके कॉकटेल ने उनका इंटरेस्ट जगा दिया था। आसपास के लोग भी हैरान थे। वो अभय का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ बोल न सके। अभय का क्यूपिड्स एरो जबरदस्त था, कुणाल के कॉकटेल से कहीं बेहतर। जिया ने अभय का बनाया कॉकटेल पिया और तारीफ की। ये कॉकटेल तो गजब का है। जिया की तारीफ सुनकर कुणाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कॉकटेल से जिया को इंप्रेस करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वो उल्टा शर्मिंदा हो जाएगा। उसने जल्दी टॉपिक बदला। जिया, चलो रेस करते हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम फिर हारी तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। बारटेंडिंग में हारने के बाद उसे रेस में जीतना था। वो पूर्वांचल शहर का मशहूर स्मॉल रेस किंग था। जिया सिन्हा ने कुणाल वशिष्ठ की बात मान ली। वो यहां रेस के लिए ही आई थी। उसने कहा, ठीक है, चलो रेस करते हैं। उसने अभय सिन्हा को कार की ओर खींचा। कुणाल ने जिया के शानदार फिगर को ललचाई नजरों से देखते हुए मन में सोचा, इसने किसी और का हाथ पकड़ा। रेस जीतकर जब ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। कार रेस की जगह थी 18 कर्व्स। रेस पहाड़ी के नीचे से शुरू होकर ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी। नियम आसान थे, जो पहले फिनिश करेगा वो जीतेगा। उस वक्त बार के बाहर खाली मैदान में ढेर सारे लोग रेस देखने जमा थे। वो कुणाल को स्मॉल रेस किंग के तौर पर जानते थे। वो जबरदस्त रेसर था जिसे कई लोग पसंद करते थे। उसके ढेर सारे फैन थे। मैदान में 2 स्पोर्ट्स कार लाइनअप थी। एक थी लैम्बोर्गिनी, दूसरी फरारी। सफेद लैम्बोर्गिनी कुणाल की कार थी। इसके स्पेक्स फरारी से कहीं बेहतर थे। स्पीड, सिस्टम और एक्सेलरेशन टॉप क्लास थे। कुणाल ने जिया के आकर्षक चेहरे को घूरते हुए घमंड से कहा, जिया, आज मैं तुम्हें जीतूंगा और सबक सिखाऊंगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसकी नजरें लालची और पजेसिव थी। उसे जिया सचमुच बहुत पसंद थी। उसका मोहक चेहरा, गोरी त्वचा और शानदार फिगर उसे बेड पर ले जाने का ख्याल ही उसे जोश दे रहा था। जिया ने ठंडे लहजे में कहा, सपने देखते रहो, तुम रेस नहीं जीत पाओगे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। उसे कुणाल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चिपकू गम की तरह था जिसे वो हटा नहीं पा रही थी। कुणाल ने हल्की स्माइल के साथ घमंड से कहा, सच में? आज मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूं। तुम अपनी कार चला रही हो या कोई तुम्हारे लिए रेस करेगा? रेस के 2 तरीके थे। एक, अपनी कार ड्राइव करना। दूसरा, किसी को अपने लिए रेस करने को कहना। जिया ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे लिए रेस करेगा। क्या? मैं ड्राइव करूंगा? अभय ने हल्की नाराजगी के साथ भौहें सिकोड़ी। जिया, यह तुम्हारा मसला है। मुझे क्यों ड्राइव करने को कह रही हो? जिया ने अभय के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, अभय, क्या तुम चाहते हो कि मैं रेस हार जाऊं और इस गुंडे की गर्लफ्रेंड बन जाऊं? अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनी तो दीदी तुम्हें छोड़ेंगी? उसकी बात सुनकर अभय का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि रूपा सिन्हा अपनी बहन को कितना प्यार करती है। अगर जिया कुणाल की गर्लफ्रेंड बनी तो रूपा बहुत नाराज होगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रेस करता हूं। रूपा को दुखी न करने के लिए अभय ने जिया की ओर से रेस करने का फैसला किया। उसने फरारी का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। जिया पैसेंजर सीट पर बैठी। कुणाल ने अभय को ड्राइवर सीट पर देखकर तंज कसा, भाई, तुझे रेसिंग आती भी है? उसे पता था कि जिया ने इस लड़के को रेस के लिए चुना है। यह तो मजाक था। यह शख्स ऐसा लगता था जैसे कार देखी ही न हो। रेस तो दूर की बात। कुणाल के तंज पर अभय ने हल्की स्माइल दी, तुझे जल्दी पता चल जाएगा। कुणाल ने घमंड से कहा, ठीक है, मुझसे रेस करने की हिम्मत तो है। मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं कितना जबरदस्त हूं। वो स्मॉल रेस किंग था। उसकी स्किल्स टॉप क्लास थी। पूर्वांचल शहर में उसके पिता को छोड़कर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। रेस का जज 20 साल का एक पीले बालों वाला शरारती लड़का था। उसने लाल झंडी पकड़कर चिल्लाया, 3, 2, 1।
स्टार्ट। उसकी बात खत्म होते ही कुणाल की लैम्बोर्गिनी तीर की तरह निकल गई। अभय की फरारी उसके ठीक पीछे थी। एक ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? दूसरे ने जवाब दिया, जाहिर है कुणाल जीतेगा। वो पूर्वांचल शहर का स्मॉल रेस किंग है। तीसरे ने कहा, हां, कुणाल की रेसिंग स्किल्स गजब की है। उसकी लैम्बोर्गिनी सुपर स्पोर्ट्स कार है। वो पक्का जीतेगा। आसपास के लोग जोर शोर से बात कर रहे थे। सबको लगता था कि कुणाल जीतेगा। किसी को नहीं लगा कि अभय जीत सकता है। पहली बात, अभय अनजान था। दूसरी, उसकी फरारी लैम्बोर्गिनी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये भी एक वजह थी कि लोग उसे विनर नहीं मान रहे थे। कुछ लोगों ने सट्टा भी शुरू कर दिया। जाहिर है सबने कुणाल पर दाव लगाया, अभय पर किसी ने नहीं। अभय ने फरारी को 18 कर्व्स ट्रैक पर लाल बिजली की तरह दौड़ाया। इंजन जोर से दहाड़ रहा था। साफ था कि फरारी अपनी मैक्सिमम पावर और स्पीड पर थी। कार में जिया चिल्ला रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अभय की स्पीड इतनी तेज थी कि आसपास का सब कुछ धुंधला हो गया था। हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी, जो मजेदार लग रहा था। 18 कर्व्स ट्रैक की सबसे खास बात थी इसके 18 तीखे मोड़। ये रास्ता लंबे सांप सा फैला था। अगर ध्यान न दिया जाए तो चट्टान से नीचे गिरने का खतरा था। ट्रैक से नीचे देखने पर चट्टान के नीचे कई टूटी कारें दिखती थी। ये रेसरों की गिरी हुई कारें थी। उस वक्त पहले कर्व पर दोनों कारें दो चमकते बिंदुओं की तरह ट्रैक पर तेजी से बढ़ रही थी। जाहिर है लैम्बोर्गिनी आगे थी और फरारी दूसरी। भले ही अभय की स्पीड बहुत तेज थी, लैम्बोर्गिनी के स्पेक्स और स्पीड फरारी से बेहतर थे। वो उसे जल्दी नहीं पकड़ सकता था। जिया ने 500 मीटर दूर लैम्बोर्गिनी को देखकर चिल्लाया, कुणाल इतना चीप है। लैम्बोर्गिनी की स्पीड बहुत तेज है। फरारी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो गुस्से में थी। अगर वो रेस हार गए तो उसे कुणाल की गर्लफ्रेंड बनना पड़ता। उसे हर हाल में जीतना था। लेकिन उसे ये भी पता था कि उसकी फरारी लैम्बोर्गिनी से कमजोर है। ये स्पेक्स और फंक्शनैलिटी का फर्क था। भले ही वो खुद ड्राइव करती, वो कुणाल की लैम्बोर्गिनी को नहीं पछाड़ सकती थी। अभय ने जिया की चीख सुनकर नाराजगी से कहा, शांत हो जा, इतना शोर मत कर। उसे ड्राइविंग में फोकस करना था। पास में कोई शोर करता था तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। जिया ने गुस्से से मुंह फुलाकर कहा, अभय, मुझे गुस्सा आ रहा है कि कुणाल हमसे 500 मीटर आगे है। अभय ने हल्के से कहा, शोर करने से हम उसे नहीं पछाड़ लेंगे। चुप रह, मैं उसे ओवरटेक कर लूंगा। उसने जिया को शांत रहने को कहा। जिया सिन्हा ने तारीफ भरी नजरों से अभय सिंह को देखा। अभय, क्या तुम सचमुच कुणाल को पछाड़ सकते हो? अभय ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, अगर तुम चुप रहो तो अगले मिनट में मैं उसे ओवरटेक कर लूंगा। कुणाल वशिष्ठ की लैम्बोर्गिनी 500 मीटर आगे थी, लेकिन अभय पर जरा भी प्रेशर नहीं था। 18 कर्व्स की इस पहाड़ी पर हर रेसर को मोड़ों पर स्पीड कम करनी पड़ती थी। अभय हवा में ड्रिफ्ट कर सकता था, जिससे उसे मोड़ों पर स्पीड कम करने की जरूरत नहीं थी। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो रेस का रुख बदल सकती थी। उस वक्त पहाड़ी के नीचे वाइल्ड बार में हर कोई ये रेस देख रहा था। बार की दीवार पर एक बड़ा डिजिटल स्क्रीन था, जो पहाड़ी के हर मोड़ को दिखा रहा था। बार रेसिंग क्लब का रेस्टिंग लाउंज था। कुछ लोगों ने हर मोड़ पर कैमरे लगाए थे, ताकि रेस का साफ नजारा मिले। जैसे ही कारें मोड़ों से गुजरती, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर दिखने लगती। बार में बैठा हर शख्स 18 मोड़ों की रेस का लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकता था। एक ने हंसते हुए कहा, देखो, कुणाल की लैम्बोर्गिनी 500 मीटर आगे है। वो फरारी तो पास भी नहीं आ सकती। दूसरे ने तारीफ की, हां, कुणाल की ड्राइविंग गजब है और उसकी कार टॉप क्लास। वो पक्का जीतेगा। तीसरे ने मजाक उड़ाया, देखा, वो लड़का फुल स्पीड पर भी कुणाल को नहीं पकड़ पा रहा। कितना फनी है। बार में लोग कुणाल की तारीफ कर रहे थे और अभय का मजाक उड़ा रहे थे।
उस वक्त अभय हर मोड़ पर फरारी को सावधानी से ड्राइव कर रहा था। उसे नहीं पता था कि बार में लोग उसकी रेसिंग पर बात कर रहे हैं। हालांकि उसे फर्क भी नहीं पड़ता। बार के लोग स्नॉब्स और बिगड़े रईसजादे थे। उनसे बात करना अपनी वैल्यू कम करना था। उसने जिया को हल्की स्माइल के साथ कहा, मजबूती से बैठो, मैं ड्रिफ्ट करने जा रहा हूं। सामने की लैम्बोर्गिनी ने पहला मोड़ आने की वजह से स्पीड कम की थी। यह अभय के लिए ड्रिफ्ट करने का बेस्ट टाइम था। जिया ने उत्साह से चिल्लाया, ठीक है, मैं तैयार हूं। उसे पता था कि अभय की स्किल्स जबरदस्त है। उसका ड्रिफ्ट उसे जेट राइड जैसा कूल फील कराता था। कुणाल ने अपनी लैम्बोर्गिनी के रियर मिरर में पीछे की फरारी को देखा और हंसने लगा। उसने तिरस्कार से कहा, क्या बेवकूफ है जो मोड़ पर भी स्पीड कम नहीं करता। 18 मोड़ों की इस रेस में हर मोड़ पर स्पीड कम करना जरूरी था, वरना एक्सीडेंट हो सकता था और कार चट्टान से नीचे गिर सकती थी। पहले कुछ रेसर स्पीड कम न करने की वजह से चट्टान से गिरकर मर चुके थे। उन्हें अपनी ड्राइविंग पर इतना घमंड था कि वो मोड़ पर भी तेज चलते थे और सीधे स्वर्ग पहुंच गए। कुणाल ने स्टीयरिंग व्हील तेजी से मोड़ा, स्पीड कम की और पहला मोड़ पार किया। फिर उसने एक्सेलरेटर दबाया और सेकंड्स में सैकड़ों मीटर आगे बढ़ गया। उसी वक्त अभय भी पहले मोड़ पर पहुंचा, लेकिन उसने स्पीड कम करने की बजाय और तेज कर दी। बार में लोगों ने तंज कसा, ये लड़का खुद को मारना चाहता है क्या? उन्होंने सैकड़ों रेस देखी थी, लेकिन मोड़ पर स्पीड बढ़ाने वाला कोई नहीं देखा। रेसिंग क्लब के इतिहास में अभय ऐसा पहला शख्स था। कुछ लोग मोड़ पर स्पीड बढ़ाते थे, लेकिन वो या तो पहाड़ से टकरा जाते थे या चट्टान से नीचे गिरते थे। अभय ने स्टीयरिंग व्हील मजबूती से पकड़ा और फरारी को बिजली की तरह तेज किया। पहले मोड़ पर पहुंचते ही उसने स्टीयरिंग तेजी से मोड़ा और फरारी को हवा में उठा लिया। उसने कार को ड्रिफ्ट कराया, मोड़ को स्किप किया और बिना स्पीड कम किए आगे बढ़ गया। बार में एक ने हैरानी से चिल्लाया, यह क्या था? क्या वो हवा में ड्रिफ्ट कर रहा था? दूसरे ने जोड़ा, हां, देखा, ये वही ड्रिफ्टिंग स्किल है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। मैंने पहले कभी नहीं देखा। तीसरे ने कहा, कौन कह रहा था कि ये ड्राइव नहीं कर सकता? ये तो जबरदस्त है। अभय की ड्रिफ्टिंग स्किल देखकर बार में सब हैरान और जोश में थे। हवा में ड्रिफ्ट को सबसे तेज ड्रिफ्टिंग माना जाता है, वो भी मोड़ों पर। अभय ने बार में सबके सामने अपनी काबिलियत साबित कर दी। कुछ लोग हवा में ड्रिफ्ट करना जानते थे, लेकिन वो स्पीड कम करके स्पीड बढ़ाकर ड्रिफ्ट करना अब तक सिर्फ अभय ने किया था। ये स्किल नजर, मूवमेंट, रिएक्शन और हिम्मत का सटीक कॉम्बिनेशन मांगती है। जरा सी चूक और जान चली जाती है। अभय ने बिना स्पीड कम किए ड्रिफ्ट किया तो उसकी फरारी और लैम्बोर्गिनी का गैप तुरंत कम हो गया। पहले वो 500 मीटर पीछे था, लेकिन ड्रिफ्ट के बाद अब सिर्फ 400 मीटर, यानी एक ड्रिफ्ट से उसने 100 मीटर का फासला घटा लिया। इस रफ्तार से वो 5वें मोड़ पर लैम्बोर्गिनी को पकड़ लेता और 6ठे मोड़ पर उसे ओवरटेक कर देता। जिया ने तारीफ भरी नजरों से कहा, अभय, तुम गजब हो। वो ड्रिफ्ट से बहुत एक्साइटेड थी। उसे एहसास हो गया था कि गैप इतना कम होने की वजह से लैम्बोर्गिनी को पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभय ने जिया को एक नजर देखकर कहा, बात मत कर। जिया ने हंसते हुए जीभ निकाली, ठीक है अभय, मैं चुप रहूंगी, तुम सिर्फ ड्राइव करो। वो इतनी जोश में थी कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अभय पहले से ज्यादा पसंद आने लगा था। कुणाल ने रियर मिरर में अभय का ड्रिफ्ट देखकर गुस्से से मुंह बनाया, ये शख्स कौन है? इतना शानदार ड्रिफ्ट कैसे कर लिया? भले ही वो अभय से नफरत करता था, उसे मानना पड़ा कि उसका ड्रिफ्ट कमाल का था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। कुणाल जानता था कि वो हर मोड़ पर स्पीड कम करता है, जबकि अभय बढ़ाता है। इससे उसकी लैम्बोर्गिनी और अभय की फरारी का गैप कम हो रहा था। इस हिसाब से पीछे की फरारी जल्दी उसकी लैम्बोर्गिनी को पकड़ लेगी। उसने गैस पेडल और जोर से दबाया और आगे बढ़ा।
लेकिन कुणाल को हवा में ड्रिफ्ट करना नहीं आता था। उसे हर मोड़ पर स्पीड कम करनी पड़ती थी, भले ही वो तेज ड्राइव करे। दूसरी तरफ अभय अपने ड्रिफ्टिंग ट्रिक से फुल स्पीड में था। उसने लगातार 5 मोड़ स्किप किए और आखिरकार सामने की लैम्बोर्गिनी को पकड़ लिया। बार में लोग हैरानी से चिल्लाए, उसने कर दिखाया। फरारी ने कुणाल की लैम्बोर्गिनी पकड़ ली। कुणाल ने बगल की फरारी को देखकर मन में सोचा, मैं इसे मोड़ स्किप नहीं करने दूंगा। वो मुझे ओवरटेक करेगा और मैं हार जाऊंगा। उसने गलत चाल चली। उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाया और अपनी लैम्बोर्गिनी को फरारी से टकरा दिया। उसने चीटिंग की। वो जानबूझकर अभय की फरारी को पहाड़ से टकराने की कोशिश कर रहा था। जिया सिन्हा ने जोर से चिल्लाया, अभय संभलो, वो हमारी कार से टकराना चाहता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने देखा कि कुणाल वशिष्ठ अपनी लैम्बोर्गिनी को उनकी फरारी की ओर मोड़ रहा है। कुणाल ने देखा कि वो पीछे रह गया है, तो उसने फरारी से टकराने का इरादा किया। पहाड़ी का ट्रैक बहुत तंग था। 2 कारों का साथ साथ चलना मुश्किल था। लेकिन कुणाल इतना पागल था कि उसने फरारी से टकराने की ठानी। कितना गलत इंसान। अभय ने भी बगल की लैम्बोर्गिनी को देखा, लेकिन रास्ता इतना तंग था कि वो टक्कर से बच नहीं सका। लैम्बोर्गिनी ने फरारी को पहाड़ की चट्टानों पर धकेल दिया। फरारी की बॉडी का ढेर सारा पेंट उखड़ गया। जिया ने गुस्से से कुणाल पर चिल्लाया, कुणाल, तुम पागल हो गए हो? मेरी कार से क्यों टकरा रहे हो? कुणाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, जिया, रेस में टक्कर के खिलाफ कोई नियम नहीं है। उसकी आंखों में ठंडक थी और उसने फिर से फरारी से टक्कर मारी। लैम्बोर्गिनी ने एक बार फिर फरारी को चट्टानों पर धकेला। फरारी का दाया दरवाजा टूट गया, जिससे कार की हालत खराब हो गई। अभय ने गुस्से से कहा, कुणाल, तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं तो तुम मुझे दबा लोगे? 2 टक्करों के बाद उसका गुस्सा भड़क गया। मिट्टी का खिलौना भी गुस्सा करता है। फिर अभय तो इंसान था। ठीक है, जब तुम ऐसा खेल चाहते हो तो मैं भी खेलता हूं। उसका चेहरा सख्त था और उसने अचानक फरारी को लैम्बोर्गिनी की ओर मोड़ा। फरारी ने लैम्बोर्गिनी को दूसरी तरफ की चट्टानों पर धकेला। सफेद लैम्बोर्गिनी का ढेर सारा पेंट उखड़ गया। कुणाल का दिल दुखा जब उसने अपनी लैम्बोर्गिनी की खरोंचें देखी। उसने गुस्से से कहा, तूने मेरी लैम्बोर्गिनी से टक्कर मारने की हिम्मत की? लैम्बोर्गिनी टॉप एंड स्पोर्ट्स कार थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। ये कुणाल की फेवरेट कार थी। उसे गुस्सा आया कि वो डैमेज हो गई। अभय ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, हाँ, मैं टक्कर मार रहा हूं, चीप इंसान। उसने फरारी को फिर से लैम्बोर्गिनी से टकराया। फरारी और लैम्बोर्गिनी पहाड़ी रास्ते पर लगातार एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों कारें अलग अलग हद तक डैमेज हो चुकी थी, लेकिन लैम्बोर्गिनी की क्वालिटी बेहतर थी, तो उसे कम नुकसान हुआ। फरारी ज्यादा डैमेज हुई। उसका ढेर सारा पेंट उखड़ गया, बॉडी कई जगह डेंट हो गई। जिया की सीट भी टेढ़मेढ़ी हो गई थी। जिया की सीट टूटने की वजह से वो अभय की गोद में लेट गई। उसका नरम हाथ अभय की जांघ पर लगा, जिससे वो चौंक गया। बार में एक ने कहा, क्या कुणाल पागल हो गया? फरारी से क्यों टकरा रहा है? दूसरे ने जवाब दिया, तेरी आंखें खराब है क्या? अब तो फरारी लैम्बोर्गिनी से टकरा रही है। तीसरे ने जोश में कहा, कितनी जबरदस्त रेस है, मैंने ऐसी टक्कर वाली रेस पहले कभी नहीं देखी। बार के लोग एक्साइटेड होकर बात कर रहे थे। 2 कारों की टक्कर देखकर वो जोश में थे। ये रईसजादे मुसीबतों का मजा लेने वाले लोग थे। उन्हें रोमांच पसंद था, वरना वो वाइल्ड बार क्यों आते? बेशक कुछ लोग चिंतित भी थे। हां, कुणाल के साथ ही चिंता में थे। कुणाल उनका लीडर था। अगर उसे कुछ हो गया तो सब मुसीबत में पड़ते। कुणाल का बैकग्राउंड मजबूत था, इसलिए वो सब उसके लिए फिक्र कर रहे थे। 18 कर्व्स पर फरारी और लैम्बोर्गिनी जोर जोर से टकरा रही थी। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और दोनों एक दूसरे पर टक्कर मारते रहे। अचानक अभय का चेहरा बदल गया।
उसने देखा कि सामने एक मोड़ है। दोनों कारें छठे कर्व पर पहुंच चुकी थी। उसे पता था कि यहां लैम्बोर्गिनी से टक्कर नहीं मारनी चाहिए। आम रास्ते पर टक्कर ठीक थी, लेकिन मोड़ पर बहुत खतरनाक। रास्ता बेहद तंग था और टक्कर से दोनों कारें चट्टान से नीचे गिर सकती थी। अभय को मौत से डर नहीं था, लेकिन वो कुणाल जैसे शरारती के साथ मरना नहीं चाहता था। ये वुल्फ किंग के लिए शर्मिंदगी होती। उसने गैस पेडल जोर से दबाया और फरारी को तेजी से आगे बढ़ाया। कुणाल के चेहरे पर कंफ्यूजन आया। क्या हो रहा है? ये मेरी कार से टक्कर क्यों नहीं मार रहा? वो अभय से टक्कर की तैयारी में था, लेकिन अभय ने फरारी को आगे बढ़ा दिया। पल भर में अभय की फरारी ने तेजी से ड्रिफ्ट किया और मोड़ पार कर लिया। कुणाल ने हैरानी से चिल्लाया, अरे, ये तो कर्व है। उसकी आंखों में डर था। वो फरारी पर इतना फोकस था कि उसे सामने का मोड़ दिखा ही नहीं। लैम्बोर्गिनी मोड़ से सिर्फ 50 मीटर दूर थी, बहुत करीब। वो पलक झपकते मोड़ पर होती। खतरे के पल में कुणाल ने लैम्बोर्गिनी का स्टीयरिंग तेजी से मोड़ा और ब्रेक जोर से दबाया। कार चट्टान के किनारे से बाल बाल बची। वो पहाड़ की चट्टानों से टकराई और लैम्बोर्गिनी का अगला हिस्सा डेंट हो गया। कुणाल की कार चट्टान से गिरते गिरते बची। उसने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने गुस्से से कहा, कुणाल, अभी हमारा हिसाब बाकी है। उसने लैम्बोर्गिनी को गुस्से में भरे जानवर की तरह फरारी के पीछे दौड़ाया। भले ही लैम्बोर्गिनी बहुत तेज थी, लेकिन फरारी उसे पार कर चुकी थी। हर मोड़ पर अभय तेजी से ड्रिफ्ट करता और दोनों कारों का फासला बढ़ाता। कुणाल गुस्से से लाल था, लेकिन उसे तेज ड्रिफ्टिंग नहीं आती थी, तो वो अभय को नहीं पकड़ सका। अभय फरारी को तेजी से ड्राइव कर रहा था। तभी दाया पैसेंजर सीट का दरवाजा अचानक गिर गया। फरारी और लैम्बोर्गिनी की लगातार टक्करों की वजह से दरवाजा चट्टानों से बार बार टकराया था। वो डैमेज और खरोंचा हुआ था। अब आखिरकार टूटकर गिर गया। फरारी की हालत बहुत खराब थी। न सिर्फ दरवाजा टूटा, बल्कि पैसेंजर सीट भी टेढ़मेढ़ी थी। उसमें कोई बैठ नहीं सकता था। जिया अभी अभय की गोद में लेटी थी। उसका छोटा हाथ उसकी जांघ पर रगड़ रहा था। उस पोजीशन में रहना थकाऊ था, तो जिया का सिर नीचे सरक गया और वो अभय के क्रॉच पर लेट गई। उसका चेहरा अभय के प्राइवेट पार्ट से सट गया। अभय का चेहरा अचानक बदल गया। उसका शरीर कांप गया और वो स्टीयरिंग व्हील छोड़ते छोड़ते बचा। कार लगभग चट्टान से नीचे गिरते बची। ये ज्यादा ही रोमांचक था। उसने अजीब से लहजे में कहा, जिया, तुम क्या कर रही हो? जल्दी उठो। जिया ने शरारत भरी स्माइल के साथ सिर उठाया। अभय, पैसेंजर सीट टूट गई है। मैं थक गई हूं। मुझे जरा यहां लेटने दे। फिर उसने अपना छोटा गोरा हाथ बढ़ाया और अभय के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। अभय का दिमाग खाली हो गया और उसका खून उबलने लगा। ये लड़की, ये सचमुच उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। अभय सिन्हा का चेहरा लाल हो गया। उसकी सांसें तेज थी। जिया, छूना बंद कर। जिया सिन्हा बहुत चालाक थी। वो उसके प्राइवेट पार्ट को छू रही थी। उसने अभय के लाल चेहरे को देखकर शरारत भरी स्माइल दी। अभय, अच्छा नहीं लग रहा? उसने जानबूझकर सवाल किया। अभय ने तेज सांसें लेते हुए कहा, जिया, अपना हाथ हटा। लेकिन जिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और छूती रही। जब अभय ने फरारी को पहाड़ी की चोटी पर पहुंचाया, वो पसीने से तर था। उसने चोटी पर पहुंचते ही कार रोकी। उसकी आंखें लाल थी, शरीर गर्म। ये सब जिया के हाथों की वजह से था। उसे अपनी उत्तेजना निकालने की जरूरत थी। जिया ने शरारत भरी स्माइल के साथ कहा, अभय, तुम्हारी आंखें इतनी लाल है, कहीं तुम्हें पिंक आई तो नहीं हो गया? उसने फ्लर्टी अंदाज में पूछा। अभय ने कहा, तू छोटी शैतान, मुझे लुभाने की हिम्मत? अब तुझे सजा मिलेगी। उसने जिया की पतली कमर पकड़ी और उसके लाल होठों पर किस कर लिया, जबकि जिया हल्का सा चिल्लाई।
उसके होंठ नरम, मीठे और जवानी की खुशबू से भरे थे। ये रूपा सिन्हा के होठों से बिल्कुल अलग था। रूपा एक मैच्योर औरत थी। उसके होंठ रसीले आड़ू जैसे थे। जिया का स्वाद जवानी से भरा था, जैसे कच्चा आड़ू। ये वो जवानी थी जो ललचाती थी। एक लड़की की मासूमियत, एक अनछुई मासूमियत। जिया ने हल्का विरोध किया, अरे तुम कितने शरारती हो। फिर वो धीरे धीरे मजे लेने लगी। कुणाल वशिष्ठ ने चोटी पर पहुंचकर दोनों को किस करते देख लिया। उसकी आंखों में जलन थी, चेहरा गुस्से से तमतमाया। उसने गुस्से में चिल्लाया, कितने गंदे लोग। उसकी आंखें जलन से भरी थी। उसने जिया को लंबे वक्त तक चेस किया, लेकिन उसका हाथ तक नहीं पकड़ सका। उसे अभय के साथ किस करते देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से से कहा, जिया, मैंने तुझे इतना सभ्य समझा था। अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी है तो मैं तुझे कब का हासिल कर लेता। वो कार से उतरा और गुस्से में फरारी की ओर बढ़ा। वो आग बुला था। अभय को जिया को पकड़कर किस करते देख उसका गुस्सा ज्वालामुखी सा फटने को था। कुणाल की बात सुनकर अभय ने किस करना रोका और सिर उठाया। जिया ने गुस्से से कहा, कुणाल, तू बेशर्म है। कुणाल ने तंज कसा, मैं बेशर्म? तुझसे ज्यादा नहीं। तू इतनी बेताब है कि इस लड़के के साथ पहाड़ी पर मस्ती कर रही है। उसने अभय की ओर इशारा किया। कुणाल की बेइज्जती सुनकर अभय ने जिया को छोड़ा और फरारी से उतर गया। उसने कुणाल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी जुबान बहुत गंदी है। तेरी मां ने तुझे बोलना नहीं सिखाया? थप्पड़ की आवाज गूंजी। कुणाल का चेहरा सुन्न हो गया। उसके गाल पर बड़ा सा निशान पड़ गया और वो सूजने लगा। कुणाल ने चेहरा पकड़कर गुस्से से कहा, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मरना चाहता है? अभय ने दाया पैर उठाया और उसके पेट पर जोरदार किक मारी। कुणाल का शरीर उछलकर जमीन पर गिरा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने खून की उल्टी की। वो बुरी तरह घायल था। अभय ने तिरस्कार से कहा, तेरी गंदी जुबान को देख। जब तेरी मां ने नहीं सिखाया तो मैं सिखाऊंगा। कुणाल की वजह से अभय और जिया का किस करने का मूड खराब हो गया। दोनों नाराज थे। जिया ने अचानक कहा, अरे मैं तो भूल गई, हमें रेस करनी है। वो किसमें इतने खो गए थे कि रेस भूल गए। अभय ने कहा, चलो फिर शुरू करते हैं। वो कार में वापस बैठ गया, रेस जारी करने को तैयार। वो आज रेस के लिए आया था। बार में ढेर सारे लोग रेस देख रहे थे, तो जाहिर तौर पर रेस पूरी करनी थी। जिया ने टूटी सीट की ओर देखकर मुंह बनाया। पैसेंजर सीट टूट गई। अब क्या? फरारी का दरवाजा पहले ही गायब था। सीट भी टेढ़ी मेढ़ी। कार की हालत बहुत खराब थी। सौभाग्य से सिर्फ छोटे मोटे हिस्से टूटे थे। इंजन, ऑयल टैंक और ब्रेक्स जैसे जरूरी हिस्से सलामत थे। अभय ने पैसेंजर सीट देखी और समझ गया कि अब वहां कोई नहीं बैठ सकता। उसने कहा, मेरी गोद में बैठ जा। जिया ने हंसते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो। वो अभय की गोद में बैठ गई। अभय ने चाबी घुमाई, गैस पेडल दबाया और कार बेकाबू घोड़े सा पहाड़ी के नीचे की ओर दौड़ पड़ी। कुणाल ने खड़े होकर फरारी को दूर जाते देखा। उसकी आंखें ठंडी और साजिश भरी थी। मैं तुम दोनों को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसने फोन निकाला और बार में अपने कुछ लोगों को कॉल किया। बार से एक युवा ने पूछा, कुणाल, क्या चाहिए? कुणाल ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, यश मल्होत्रा, मैं चाहता हूं कि तुम 18वें कर्व पर कीले बिछाओ। यश ने चिंता से कहा, कुणाल, ये बहुत खतरनाक है। तुम लोग रेस कर रहे हो। अगर कीले टायर में लगी तो मौत हो सकती है। कुणाल ने सख्ती से कहा, यश, सुन, मैं यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिया और वो लड़का दोनों मर जाएं। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ काम करने की उम्मीद छोड़ दे। यश का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी कहा, कुणाल, मैं करता हूं। कुणाल उनके अंडरग्राउंड गैंग का लीडर था। बार उसने शुरू किया था।
यश को पता था कि अगर उसने कुणाल की बात नहीं मानी तो उसे सजा मिलेगी। उसे कुणाल की बात माननी थी। कॉल खत्म होने के बाद यश ने तुरंत कीलें इकट्ठी की और 18वें कर्व पर बिछा दी। फिर वो बार में वापस जाकर ड्रिंक करने लगा, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। उसी वक्त पहाड़ी पर अभय कील वाले इलाके की ओर ड्राइव कर रहा था। जिया उसकी गोद में थी। उसका हिप अभय की जांग से सटा था। यह बहुत बोल्ड और रोमांचक था। अचानक एक मोड़ पर टायर से जोर की आवाज आई। कार चट्टान की ओर झुक गई। जिया का खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया। उसने चिल्लाकर चेतावनी दी, अभय, टायर फट गया, संभालो, कार चट्टान की ओर जा रही है। अभय सिंह ने गहरी भौहें सिकोड़ी। उसे भी खतरा महसूस हो गया था। टायर फट गया था और कार चट्टान के किनारे की ओर बढ़ रही थी। खतरनाक पल में अभय ने ब्रेक जोर से दबाया और स्टीयरिंग व्हील मोड़ा। फरारी आखिरकार चट्टान के किनारे से आधा मीटर दूर रुक गई। अगर एक पल की भी देरी होती तो कार नीचे गिर जाती। अभय की जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स की वजह से कार रुकी। बार में एक ने टीवी स्क्रीन देखकर कहा, देखो, जिया सिन्हा की फरारी का टायर फट गया, अगला टायर भी गायब है। दूसरे ने जोड़ा, हां, मैंने देखा, मोड़ पर टायर फटा। तीसरे ने कहा, कितना खतरनाक। फरारी चट्टान से नीचे गिरते गिरते बची। वो दोनों मरते मरते बचे। बार के लोग टीवी पर सब देख रहे थे। फरारी का फटा टायर देखकर वो हैरान थे। हैरानी के साथ साथ वो उस लड़के की स्किल से भी दंग थे। गजब की स्किल्स। फरारी का टायर फटने के बावजूद उसने कार रोक ली। अभय और जिया कार से उतरे और फटे टायर को चुपचाप देखने लगे। अभय ने गौर से देखा और कहा, जमीन पर कीले हैं, किसी ने जानबूझकर इन्हें यहां बिछाया। कीले? जिया एक पल को ठिठकी। उसने नीचे देखा और जमीन पर कीले पाई। उसने गुस्से से कहा, किस नीच ने यहां कीले बिछाई? हमारी जान जाते जाते बची। जिया बहुत गुस्से में थी। वो अक्सर रेस करती थी और ट्रैक की अहमियत समझती थी। रेस से पहले ट्रैक को साफ और समतल करना जरूरी होता है। उसमें कीले या पत्थर जैसे रैंडम ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त मोड़ पर कोई कील नहीं थी, लेकिन वापसी में ढेर सारी कीलें थी। साफ था कि किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाया था। जिया ने उदास होकर कहा, अब तो गए, टायर फट गया, हम पक्का हार जाएंगे। उसे रेस की बहुत फिक्र थी, क्योंकि उसने सबके सामने कुणाल वशिष्ठ से बेट लगाई थी। अगर वो हारी तो उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ता। वो हारना नहीं चाहती थी। टायर फटने से वो बहुत मायूस थी। अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा, जब एक टायर फट गया है तो बाकी तीनों भी फोड़ देते हैं। उसने जमीन से एक कील उठाई और बाकी 3 टायरों की ओर बढ़ा। उसने तीनों टायर फोड़ दिए और वो जल्दी ही पिचक गए। जिया ने कंफ्यूज होकर पूछा, अभय, तुम क्या कर रहे हो? उसे समझ नहीं आया कि अभय क्या कर रहा है, लेकिन उसकी समझ के हिसाब से अभय की हरकतें समझना मुश्किल था। अभय ने स्माइल के साथ समझाया, जिया, एक टायर फटने से कार नहीं चल सकती, लेकिन अगर सारे टायर फटे हों तो हम कार चला सकते हैं। जिया ने उदास होकर कहा, लेकिन अगर सारे टायर फट गए तो पहाड़ी से नीचे जाने के बाद कार बेकार हो जाएगी। फरारी बहुत महंगी थी। अगर वो बेकार हो गई तो उसे बहुत दुख होता। अभय ने पूछा, जिया, तुम कुणाल की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? जिया ने जवाब दिया, नहीं, मैं उस शरारती की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। अभय ने कहा, तो हमें रेस जीतनी होगी। जिया ने कहा, तुम सही हो अभय, हमें रेस जीतनी है। अगर फरारी बेकार भी हो जाए तो कोई बात नहीं। उसने सोचा और समझ गई। फरारी भले ही महंगी थी, लेकिन पैसे से दूसरी खरीदी जा सकती थी। लेकिन अगर वो रेस हारी तो कुणाल की गर्लफ्रेंड बनना पड़ता। वो बहुत बुरा होता। अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा, कार में बैठ, रेस जारी करते हैं। उसने जिया को कार में बिठाया
और पहाड़ी के नीचे की ओर ड्राइव करने लगा। बार में एक ने कहा, वाह, इस लड़के की स्किल्स कमाल है, उसने सारे टायर फोड़ दिए, फिर भी कार सेफ चला रहा है। दूसरे ने तारीफ की, उसकी स्किल्स गजब है, मैंने ऐसा रेसर पहले कभी नहीं देखा। तीसरे ने सवाल किया, लेकिन रास्ते पर कीलें क्यों थी? ट्रैक तो साफ होना चाहिए। बार के लोग जोर शोर से बात कर रहे थे। वो अभय की स्किल्स की तारीफ कर रहे थे और ट्रैक पर कीलों से कंफ्यूज थे। भीड़ में यश मल्होत्रा का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे डर था कि लोग पता न कर ले कि कीलें उसने बिछाई थी। 18 कर्स पर जिया अभय की गोद में बैठी थी और कार के हिलने से उसका शरीर हिल रहा था। फरारी के चारों टायर फटे होने की वजह से कार बहुत हिल रही थी। बाहर से देखने में दोनों बहुत करीब लग रहे थे। अभय का हाथ जिया की छाती पर था और जिया उसकी गोद में। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कार में इंटीमेट हो रहे हों। जिया को अभय की मर्दाना खुशबू महसूस हो रही थी। वो इतने करीब थे कि उसका चेहरा शराब पीने सा लाल हो गया। कुणाल ने लैम्बोर्गिनी पीछे से ड्राइव की। जब वो कीलों वाली जगह पर पहुंचा, उसने कार रोकी और कीलें उठाकर चट्टान से नीचे फेंक दी। उसने हैरानी से कहा, क्या? चट्टान के नीचे कोई कार क्यों नहीं है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। जमीन पर इतनी कीलें थी। फरारी का टायर जरूर फटा होगा और कार कंट्रोल से बाहर होकर चट्टान से नीचे गिरी होगी। जिया की फरारी सलामत कैसे हो सकती थी? कुणाल ने बहुत सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया। उसने लैम्बोर्गिनी में बैठकर पहाड़ी के नीचे की ओर ड्राइव शुरू की। जिया ने वाइल्ड बार देखकर उत्साह से कहा, अभय, हम पहुंच गए। उसने रेस जीत ली थी। इसका मतलब था कि उसे कुणाल की गर्लफ्रेंड नहीं बनना पड़ेगा। अभय ने जोर से ब्रेक मारकर फरारी को वाइल्ड बार के प्रवेश द्वार पर रोका। वो जिया के साथ कार से उतरा। जिया ने कंफ्यूज होकर पूछा, अभय, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम यहां कुणाल का इंतजार नहीं करेंगे? अभय ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, हम पहले ही जीत चुके हैं, उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं किसी को सबक सिखाने जा रहा हूं। वो बार की ओर बढ़ गया। उसे उस शख्स को ढूंढना था जिसने कीलें बिछाई और उसे कड़ा सबक सिखाना था। अभय की ड्राइविंग स्किल्स की वजह से वो सलामत थे। अगर कोई और होता तो मोड़ पर टायर फटने से कार चट्टान से नीचे गिर जाती। अभय उन्हें आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अभय सिन्हा के बार में कदम रखते ही शोरगुल भरा माहौल शांत हो गया। सबकी नजरें उस पर टिक गई। कुछ लोग तारीफ और जलन भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर गुस्से में थे। वो अभय की तारीफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसकी ड्राइविंग स्किल्स कमाल थी। एक कार लवर के तौर पर वो एक अच्छे रेसर की इज्जत करते थे। अभय ने तेजी से ड्रिफ्ट किया और टायर फटने के बावजूद कार को पहाड़ी से नीचे सेफ लाया। वो गुस्सा इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सट्टा खेला था और हार गए। उन्हें नहीं लगा था कि अभय जीतेगा। उनके पैसे डूब गए। वो गुस्सा कैसे न होते? बेशक, पैसे हारने वालों के अलावा कुणाल वशिष्ठ के साथी भी गुस्से में थे। कुणाल उनका लीडर था। उसकी रेस हारने से वो नाराज थे। अभय ने हल्की स्माइल के साथ बार के लोगों को ठंडी नजरों से देखा। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं या गुस्सा है। उसे सिर्फ उस शख्स की फिक्र थी जिसने ट्रैक पर कीलें बिछाई। उसने बार के लोगों से कहा, किसने ट्रैक पर कीलें बिछाई? सामने आओ। उसकी बात सुनकर सब इधर उधर देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सब समझ गए कि अभय उस शख्स को ढूंढने आया है जिसने कीलें बिछाई। सच कहें तो बार के लोग भी उस शख्स से नफरत करते थे जिसने कीलें बिछाई। उसने कार रेसिंग के नियम तोड़े थे। अभय ने ठंडी स्माइल के साथ चेतावनी दी, मैं फिर कहता हूं, किसने कीलें बिछाई? अगर तुम सामने आए तो मैं तुम्हारा एक पैर तोड़ूंगा, लेकिन अगर मुझे ढूंढना पड़ा तो दोनों पैर तोड़ दूंगा। यश मल्होत्रा का चेहरा बदल गया। उसने घबराकर अभय की ओर देखा। वो बेचैन था, लेकिन सामने नहीं आया।
यश की हरकतें छुपी थी, लेकिन अभय ने उसे पकड़ लिया। वो तेजी से उसके पास गया और ठंडे लहजे में कहा, यश, तुमने ही ट्रैक पर कीलें बिछाई ना? अभय के इल्जाम पर यश ने सिर हिलाया और जोर से कहा, मैंने नहीं बिछाई। मैं तो बार में ड्रिंक कर रहा था। ट्रैक पर कीलें कैसे बिछा सकता हूं? उसने कीलें बिछाने से इनकार कर दिया। यहां सब कार रेसर थे और ट्रैक पर कीलें बिछाने वालों से सख्त नफरत करते थे। अगर टायर फट गए तो कार और ड्राइवर दोनों बर्बाद हो जाते। अगर यश ने माना कि उसने कीलें बिछाई तो बार में सब उसका तिरस्कार करते। उसे बार में जगह नहीं मिलती। अपने फ्यूचर के लिए उसने अपनी हरकत नहीं मानी। अभय ने यश के जूतों पर कीचड़ देखकर ठंडे लहजे में पूछा, तो ये बताओ, तुम्हारे जूतों पर ट्रैक का कीचड़ कहां से आया? कीचड़? यश ने नीचे देखा और अपने जूतों की नोक पर कीचड़ पाया। ये कीचड़ तब लगा था जब उसने ट्रैक पर कीलें बिछाई थी। उसे पता था कि अब वो इनकार नहीं कर सकता। जूतों का कीचड़ सबूत था कि वो 18 कर्व्स पर गया था। बाकी सबके जूते साफ थे, बिना कीचड़ के। अभय ने कहा, यश, अब क्या कहना है? यश ने जवाब दिया, हां, मैंने कीले बिछाए तो तू मेरा क्या कर लेगा? मैं कुणाल का आदमी हूं। अभय ने ठंडी स्माइल दी। कुणाल मेरी नजरों में कुछ भी नहीं। उसने यश के पेट में जोरदार किक मारी। यश टक्कर से बचना चाहता था, लेकिन अभय की स्पीड बहुत तेज थी। एक ही किक में वो जमीन पर गिर गया। उसे पेट में तेज दर्द हुआ। उसका शरीर सिकुड़ गया और वो उठ नहीं सका। अभय ने जमीन पर पड़े यश को देखकर पूछा, बता, किसने तुझे कीले बिछाने को कहा? यश ने नाक सिकोड़कर कहा, मैं क्यों बताऊं? अभय की आंखों में ठंडक चमकी। उसने कहा, अगर तू नहीं बोला तो मैं तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा। यश का चेहरा अभय की बात सुनकर पीला पड़ गया। अचानक बार के बाहर से एक ठंडी आवाज आई, तू अपने आप को समझता क्या है? मेरे आदमी को धमकी देने की हिम्मत? कुणाल वशिष्ठ ठंडे चेहरे के साथ बार में घुसा। उसने अभी अभी अपनी लैम्बोर्गिनी पहाड़ी के नीचे पहुंचाई थी। उसे अभय से 10 मिनट ज्यादा लगे। साफ था कि कुणाल रेस हार गया था। अभय ने ठंडी नजरों से कुणाल को देखकर कहा, हारने वाला बोलने का हकदार नहीं होता। कुणाल ने बीच में आकर धमकाया, तूने रेस अपनी स्किल से जीती, लेकिन सुन, यहां तेरे घमंड की जगह नहीं। उसे छोड़ दे। कुणाल ने वाइल्ड बार पैसे लगाकर बनाया था। यह उसका हेडक्वार्टर था और बार के लोग उसके मातहत थे। यहां वो अभय से नहीं डरता था। अभय ने कुणाल की धमकी पर यश के दोनों पैरों पर जोरदार किक मारी। यश चीख के साथ बेहोश हो गया। कुणाल की आंखें ठंडी हो गई। तूने मेरी बात अनसुनी की? बार के सारे लोग उसके मातहत थे। अभय ने यश के पैर तोड़कर उसकी बेइज्जती की थी। कुणाल को लगा कि अगर उसने यश के लिए इंसाफ नहीं मांगा तो उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। उसने अभय से ठंडे लहजे में पूछा, कुणाल, क्या तूने यश को कीले बिछाने को कहा? उसे पता था कि कुणाल ही इकलौता शख्स था जो इन लोगों को हुक्म दे सकता था, और कोई इतना पावरफुल नहीं था। कुणाल ने जवाब दिया, हां, तो क्या? अभय ने कहा, बहुत अच्छे, अब तुझे नतीजे भुगतने होंगे। कुणाल ने हंसते हुए कहा, मजाक है क्या? मैं नतीजे भुगतूं? तुझे पता है मैं कौन हूं? अभय ने ठंडी स्माइल दी। मुझे क्या फर्क पड़ता? वो बिजली की तरह कुणाल की ओर बढ़ा। उसने कुणाल को जमीन पर गिरा दिया और उसे जवाबी हमले का मौका नहीं दिया। अभय ने कुणाल के चेहरे पर पैर रखा और ठंडे लहजे में कहा, कार रेसिंग में निष्पक्षता होनी चाहिए। तूने ट्रैक पर कीले बिछाने की हिम्मत की, तुझ जैसे नीच को मरना चाहिए। कुणाल ने जमीन पर पड़े पड़े गुस्से से चिल्लाया, तुझे मरना चाहिए। तुम सब क्या देख रहे हो? इसे पीटो। उसकी बात सुनकर बार के 20 लोग अभय की ओर दौड़े। वो अपने लीडर को बचाने को तैयार थे। जिया ने चिल्लाकर चेतावनी दी, अभय, संभलो। अभय ने जिया की बात सुनकर उसे भरोसे की नजर से देखा। उसने कुणाल के चेहरे पर पैर रखे हुए एक कदम भी नहीं हटाया।
उसने दर्जन भर लोगों को मुक्कों से पीटकर जमीन पर गिरा दिया। पल भर में वो लोग चीखते हुए जमीन पर थे। जिया का आकर्षक चेहरा हैरानी से चमक उठा। अभय कितना स्ट्रांग है। उसकी आंखें खुशी से भरी थी। कुणाल वशिष्ठ ने गुस्से से चिल्लाया, मुझे छोड़, तू नीच। उसका चेहरा अभय सिंह के पैर तले दबा था। जरा सोचो, सबके सामने किसी का चेहरा पैरों तले कुचला जाए, वो भी कुणाल का, जो वाइल्ड बार के गुंडों का लीडर था। उसने अपने सारे साथियों और बार के ग्राहकों के सामने अपनी बेइज्जती करवा ली। उसे पता था कि अब वो सबके लिए मजाक बन जाएगा। दूसरों के ताने सोचकर उसका चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। उसने अभय को गुस्से भरी नजरों से देखा, जैसे उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। अभय ने कुणाल की आंखों में नफरत देखकर ठंडे लहजे में पूछा, लगता है तुझे मुझसे बहुत नफरत है। कुणाल ने ठंडी और जहरीली आवाज में कहा, तू गंदा इंसान, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुझे इतना लाचार कर दूंगा कि तू मरने की भीख मांगेगा। अभय ने कुणाल की जहरीली बातें सुनकर हल्का हंसा। उसने राहत भरे अंदाज में कहा, मैं अपने दुश्मनों पर कभी रहम नहीं करता। मैं तुझे मार सकता था, लेकिन वो तेरे लिए बहुत आसान होता। जैसा तूने कहा, मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे लाचार कर दूंगा। उसने दाया पैर उठाया और कुणाल का दाया हाथ अपने जूते तले कुचल दिया। कुणाल का हाथ चटकने की आवाज के साथ टूट गया। हड्डियां बाहर झांकने लगी। कुणाल ने दर्द से चीख मारी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अभय के चेहरे पर ठंडी नजर देखकर कुणाल की आंखों में डर छा गया। अब उसे पता था कि ये लड़का सचमुच उसके हाथ पैर तोड़ने की हिम्मत रखता है। वो डर गया, घबरा गया। उसने दर्द को दबाते हुए धमकाया, मेरे पिता फेरशियस टाइगर क्लैन के लीडर हैं। अगर उन्हें पता चला कि तूने मेरा हाथ तोड़ा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फेरशियस टाइगर क्लैन? अभय को ये नाम जाना पहचाना लगा। उसने भौहें सिकोड़कर सोचा। उसे याद आया कि रूपा सिन्हा के साथ स्नोस्केप ट्रिप पर पहाड़ी पर फेरशियस टाइगर क्लैन के कुछ लोग मिले थे, जिन्हें उसने मार दिया था। बाद में उसे पता चला कि फेरशियस टाइगर क्लैन पूर्वांचल शहर की अंडरग्राउंड फोर्सेस का सरगना है। उनके ढेर सारे मेंबर्स और मजबूत ताकत थी। लेकिन अभय को इससे फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वो कितने भी ताकतवर हों। उसके लिए चाहे शेर हो या बाघ, जो उसे गलत करता वो उसे खत्म करता। उसने दाया पैर फिर उठाया और कुणाल का बाया हाथ तोड़ दिया। उसने दबंग अंदाज में कहा, अगर तेरे पिता ने कोई गड़बड़ की तो मैं उसकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। बार में एक ने हैरानी से कहा, यह लड़का कौन है? इतनी हिम्मत, फेरशियस टाइगर क्लैन से भी नहीं डरता। दूसरे ने कहा, क्या यह पागल है? तीसरे ने जवाब दिया, तू पागल है। नहीं देखा उसने क्या किया? ये कोई बड़ा खिलाड़ी है, वरना अकेले दर्जन भर गुंडों को नहीं पीट सकता। बार में लोग जोर शोर से बात कर रहे थे। वो अभय को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। चटकने की आवाजें जारी थी। कुणाल के दोनों हाथ तोड़ने के बाद अभय ने उसका दाया और बाया पैर भी तोड़ दिया। कुणाल के सारे हाथ पैर अब टूट चुके थे। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। टूटी हड्डियां बाहर दिख रही थी। कुणाल बेहोश हो चुका था, लेकिन दर्द से उसका शरीर अभी भी हिल रहा था। अभय ने जिया का हाथ पकड़ा और कहा, चल जिया। उसने बेहोश कुणाल की ओर देखा भी नहीं और वाइल्ड बार से निकल गया। आसपास के लोग तुरंत रास्ता देने लगे, डर भरी नजरों से उसे देखते हुए। वो एक भेड़िया था जिसे कोई छेड़ नहीं सकता था। सबके मन में यही ख्याल था। बाहर मध्यरात्रि थी। सर्द हवा हर गर्माहट छीनने की कोशिश कर रही थी। जिया ने बार से निकलते ही छींक मारी और ठंड से कांपने लगी। अभय ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुझे जुकाम हो गया? जिया ने आज पतले कपड़े पहने थे, जो सर्दी में नाकाफी थे। रात की ठंडी हवा की वजह से उसे जुकाम हो गया था। उसने कांपते हुए धीरे से कहा, मैं ठीक हूं,
अभय, बस थोड़ा ठंडा लगा। अभय ने कहा, चल, घर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। वो जिया के साथ फरारी की ओर बढ़ा। उसने फरारी देखकर फिर भौहें सिकोड़ी। कार पूरी तरह खराब थी, अब चल नहीं सकती थी। वाइल्ड बार जंगल के बीच था, तो अभय ने टैक्सी बुलाई। काफी देर बाद एक टैक्सी आई। दोनों टैक्सी में बैठकर नोबल पैलेस की ओर बढ़े। नोबल पैलेस पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज गए। जिया को जुकाम बहुत बढ़ गया था। रास्ते में वो लगातार छींक रही थी। अभय ने स्माइल के साथ कहा, जिया, अब घर जा, जल्दी कर, अपनी दीदी को ज्यादा इंतजार मत करवाना। जिया ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है अभय, मैं जा रही हूं। उसने हाथ हिलाया और अंधेरे में गायब हो गई। अभय विला नंबर 13 लौटा। उसने देखा कि लिविंग रूम की लाइट्स अभी भी जल रही थी, लेकिन रात का 1 बज रहा था, तो शालिनी गुप्ता लिविंग रूम में ही सो चुकी थी। अभय ने उसे जगाया नहीं। उसने उसे गोद में उठाया और दूसरी मंजिल के बेडरूम में ले गया। उसने उसे धीरे से कंबल में लिटाया और पहली मंजिल के अपने बेडरूम में लौट गया। उधर विला नंबर 14 में जिया लाइट्स को देखकर उलझन में थी। उसका अपना घर था, लेकिन कभी कभी वो अपनी दीदी रूपा सिन्हा के साथ रहती थी। जब भी वो यहां होती, रूपा हमेशा उसके लौटने का इंतजार करती थी। जिया ने दरवाजा खोला। जैसा उसने सोचा, रूपा लिविंग रूम में सो चुकी थी। रूपा ने सफेद नाइट गाउन पहना था। उसका गोरा चेहरा, सुडौल फिगर और सोते हुए भी कमाल की खूबसूरती थी। रूपा गहरी नींद में नहीं थी। जिया के दरवाजा खोलने की आवाज से वो जाग गई। उसे जिया देखकर उसकी आंखों में खुशी चमकी। उसने स्माइल के साथ कहा, जिया, तू आ गई। जिया ने फिर छींक मारी। पहले बाहर ठंडी हवा में इंतजार करने की वजह से उसका जुकाम बढ़ गया था। रूपा ने चिंता से कहा, जिया, तुझे जुकाम हो गया, गर्म पानी पी और आराम कर। उसने जिया के लिए गर्म पानी का ग्लास भरा, उसे पिलाया और बेडरूम तक ले गई। जुकाम की वजह से जिया इतनी कमजोर थी कि उसे रूपा का सहारा चाहिए था। वो इतनी चक्कर में थी कि बेड छूते ही सो गई। जिया की हालत देखकर रूपा बहुत परेशान थी। उसने जिया का माथा छुआ और पाया कि वो तप रहा था। उसकी आंखों में चिंता चमकी। अरे, जिया को तेज बुखार है। न सिर्फ उसका माथा, बल्कि पूरा शरीर गर्म था। ये हाई फीवर के लक्षण थे। लेकिन रात का 1 बज रहा था। हॉस्पिटल बंद थे। उसे पता था कि जिया नाजुक है। बुखार की वजह से उसका दिमाग खराब हो सकता था। रूपा थक चुकी थी, लेकिन उसने थकान को दबाया। उसने ठंडे पानी में तौलिया भिगोया और जिया के माथे पर रखा, ताकि उसका तापमान कम हो। रूपा के चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो जिया की देखभाल में बिजी थी। वो बार बार जिया का माथा और शरीर पोंछ रही थी। जिया ने तेज बुखार और कमजोरी के बावजूद सब देख लिया। रूपा को अपनी देखभाल करते देख, जैसे वो उसकी मां हो, जिया का दिल भर आया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे दुख था कि उसे बीमारी में ही एहसास हुआ कि रूपा उसकी कितनी फिक्र करती है। रूपा ने जिया की आंखों में आंसू देखकर दुखी होकर पूछा, जिया, क्यों रो रही है? सिर दर्द हो रहा है? जिया ने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू दीदी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जिया का दीदी कहना दिल से था। उसकी तारीफ सच्ची थी। उसे पता था कि उनकी बहनापे से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं। रूपा ने स्माइल के साथ जिया का सिर सहलाते हुए कहा, सिली गर्ल, तू मेरी छोटी बहन है। तेरा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन सूरज उगा ही था। तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था और चमकती धूप से साफ था कि आज का दिन शानदार होगा। जिया सिन्हा ने रूपा सिन्हा का कमजोर चेहरा देखकर चिंता से कहा, दीदी, तुम रात भर नहीं सोई, अब आराम कर लो। रूपा ने जिया के बुखार की पूरी रात देखभाल की थी। उसने जिया के माथे पर ठंडी पट्टी रखी, सूप पिलाया और उससे बातें की।
जिया अपनी दीदी की इस फिक्र से बहुत टच्ड और शुक्रगुजार थी। रूपा ने पूछा, जिया, सिर में दर्द अब भी है? जिया ने जवाब दिया, नहीं, अब ठीक है, तुम जाओ और आराम करो। रूपा ने कहा, ठीक है, मैं आराम करती हूं। वो खड़ी हुई और 2 कदम चली ही थी कि उसे चक्कर आया और वो लगभग गिर पड़ी। जिया चौंक गई। दीदी, तुम ठीक हो? उसने बेड से उठकर रूपा को जल्दी से थाम लिया। उस वक्त रूपा बहुत कमजोर थी। उसका आकर्षक चेहरा थोड़ा फीका था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो बहुत थकी दिख रही थी। साफ था कि रात की भागदौड़ ने उसे थका दिया था। अचानक रूपा ने दरवाजे के पास लेटकर उल्टी शुरू कर दी। उसे न सिर्फ चक्कर आ रहा था, बल्कि जी भी मिचला रहा था। जिया को अपनी दीदी की हालत देखकर बुरा लगा। उसे खुद पर गुस्सा आया, क्योंकि उसे पता था कि रात भर उसकी देखभाल करने से दीदी थक गई थी। उसने लिविंग रूम से जल्दी गर्म पानी का ग्लास भरा और कहा, तुम्हें मिचली हो रही है, थोड़ा पानी पी लो। रूपा ने गर्म पानी लिया और एक घूंट पिया, लेकिन मिचली नहीं रुकी। उसे खट्टे आलू बुखारे की तलब हो रही थी। उसने जिया से कहा, जिया, मेरे लिए खट्टा आलू बुखारा ला सकती हो? अगर नहीं है तो संतरे ले आ। उसे कुछ खट्टा खाने की बहुत तलब थी। जिया ने सिर हिलाया और लिविंग रूम में ढूंढने गई। उसे आलू बुखारा नहीं मिला, लेकिन 2 संतरे मिल गए। रूपा को बस कुछ खट्टा चाहिए था। उसने 2 संतरे लिए और खाने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी मिचली गायब हो गई। जिया ने खुशी से पूछा, दीदी, अब मिचली नहीं हो रही? रूपा ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, हां, अब बहुत बेहतर हूं। जिया खुश थी कि दीदी की मिचली रुकी, लेकिन उसे अचानक कुछ ख्याल आया और उसने कंफ्यूज होकर कहा, दीदी, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? जिया की बात सुनकर रूपा का चेहरा बदल गया। उसने कहा, जिया, क्या बकवास कर रही है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूं? जिया ने नाक सिकोड़कर कहा, प्रेग्नेंट औरतें ही उल्टी करती हैं और खट्टा खाने को तरसती हैं। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं। रूपा ने सलाह दी, जिया, फिर ऐसी बातें मत करना। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं आराम करने जा रही हूं। वो अपने बेडरूम की ओर बढ़ गई। जिया ने रूपा की पीठ को देखते हुए पलकें झपकाई। सचमुच प्रेग्नेंट नहीं है? उसे अभी भी यकीन नहीं था। बेडरूम में रूपा कुर्सी पर बैठी और शीशे में अपनी आकर्षक शक्ल देखी। उसने मन में सोचा, क्या मैं सचमुच प्रेग्नेंट हो सकती हूं? उसे याद आया कि अभय के साथ उसने कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था। प्रेग्नेंट होना मुमकिन था। सच कहें तो अगर वो सचमुच प्रेग्नेंट थी तो उसे खुशी होती। आखिरकार उसे अभय से प्यार था, जिसे वो चाहती थी। उसके बच्चे का होना शानदार होता। लेकिन साथ ही रूपा थोड़ा डर भी रही थी। उसे जल्दी दिल्ली लौटना था। उसकी शादी जय वशिष्ठ से होने वाली थी। अगर वो सचमुच प्रेग्नेंट थी तो मुसीबत हो जाती। वशिष्ठ परिवार दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक था। उनकी ताकत और इतिहास लंबा था। उनकी संपत्ति अरबों में थी। अगर उन्हें पता चला कि रूपा प्रेग्नेंट है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करते। रूपा ने शीशे में खुद को देखा। वो उठी, एक आह भरी और बेड पर लेट गई। थकान से वो जल्दी सो गई। उसने एक सपना देखा। सपने में वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अभय, बच्चा और वो समुद्र तट पर खुशी से दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। विला नंबर 13 में शालिनी गुप्ता ने नींद भरी आंखें खोली और उबासी ली। उसने सोचा, मुझे याद है मैं लिविंग रूम में सोई थी। बेड पर कैसे पहुंची? वो कंफ्यूज थी, लेकिन पल भर बाद उसे समझ आ गया। जरूर उसके पति ने उसे सोफे से उठाकर बेड पर लिटाया होगा। अपने पति के ख्याल से शालिनी के खूबसूरत चेहरे पर खुशी चमकी। वो जल्दी बेड से उठी और एक काली ड्रेस निकाली, जो उसके आकर्षक फिगर को हाईलाइट करती थी। तैयार होने के बाद उसने काले हील्स पहने और बेडरूम से बाहर निकली। लिविंग रूम में उसे अभय नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसने उसे किचन में पाया।
वो खाना बना रहा था। अभय आज बहुत सुबह उठ गया था। उसे बुरा लग रहा था कि शालिनी ने रात को देर तक उसका इंतजार किया, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। ब्रेकफास्ट शानदार था। 2 फ्राइड एग्स, 2 ग्लास दूध और 2 बटर वाली ब्रेड स्लाइस। इस बार दूध डीलक्स मिल्क नहीं, मस्कुलर काउ ब्रांड का था, जो अपने टेस्टी दूध के लिए मशहूर था। शालिनी ने पूछा, अभय, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए? वो अभय से लंबे वक्त से शादीशुदा थी। अभय हमेशा देर से उठता था। शालिनी ही पहले उठती थी। ये पहली बार था कि अभय इतनी सुबह उठा। अभय ने हंसते हुए कहा, तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने। शालिनी उसकी बात सुनकर टच्ड हो गई। उसका पति उसके लिए बहुत अच्छा था। वो इतनी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बना रहा था। पल भर में अभय ने फ्राइड एग्स, दूध और बटर वाली ब्रेड तैयार कर ली। उसने स्माइल के साथ कहा, शालिनी, खाने का वक्त हो गया। अभय की कुकिंग कमाल की थी। उसका बनाया फ्राइड एग इतना टेस्टी था कि शालिनी ने अपना एक खाने के बाद और मांगा। अभय ने अपना एग उसे दे दिया। ब्रेकफास्ट के बाद शालिनी ऑफिस नहीं गई। वो लिविंग रूम में बैठी रही। अभय को पता था कि शालिनी हमेशा वक्त की पाबंद है। आज वो ऑफिस क्यों नहीं जा रही थी? शालिनी ने स्माइल के साथ कहा, मैं आज छुट्टी ले रही हूं। छुट्टी? अभय कंफ्यूज हुआ। उसे पता था कि शालिनी शायद ही छुट्टी लेती है। सिर्फ प्राचीन राजा प्रतियोगिता के लिए उसने छुट्टी ली थी। आमतौर पर वो कभी ऑफ नहीं लेती। उसने स्माइल के साथ पूछा, आज कुछ खास है क्या? शालिनी ने अभय की कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म देखकर कहा, आज मेरे साथ शॉपिंग चल, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदूंगी। अभय ने शादी के बाद से वही कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहनी थी। शालिनी को लगा कि उसे नए कपड़े खरीदने चाहिए। आखिरकार वो उसका पति था। उसे अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े खरीदने? अभय सिन्हा एक पल को ठिठका। उसे समझ नहीं आया। उसके कपड़े ठीक और आरामदायक थे। नए कपड़ों की क्या जरूरत? उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, शालिनी, मुझे लगता है ये कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है। नए कपड़े क्यों चाहिए? अफ्रीका में वो हमेशा कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहनता था। उसे इसकी आदत हो गई थी। वो अक्सर रेगिस्तान या जंगल में बाहर लड़ाई करता था। जंगल में कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म नेचुरल छिपाव देती थी, जिससे दुश्मन उसे आसानी से नहीं देख पाता। बेशक, अफ्रीका के जंगलों में कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म बहुत काम की थी, लेकिन ये शहर में फिट नहीं थी। अभय ने देखा कि उसके अलावा कोई और कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म नहीं पहनता। शालिनी ने कहा, अभय, आज रात रेड वाइन बैंक्वेट है, इसलिए तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत है। उसने देखा कि अभय कपड़े बदलना नहीं चाहता, तो उसने बैंक्वेट की बात बताई। अभय ने भौहें सिकोड़कर कहा, पिछली बार चैरिटी बैंक्वेट में तो मैंने कपड़े नहीं बदले, इस बार क्यों? वो अनमने ढंग से बोला। शालिनी ने जवाब दिया, रेड वाइन बैंक्वेट ज्यादा फॉर्मल है। फ्रांस और डेनमार्क से लोग आएंगे। बैंक्वेट में डांस भी होगा। क्या तुम कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म में मेरे साथ डांस करना चाहते हो? अभय उत्साह से बोला, डांस? मतलब मैं रेड वाइन बैंक्वेट में तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूं? डांसिंग एक प्यारा मौका था। क्यों? क्योंकि ये मर्दों को दिन दहाड़े औरतों का फायदा उठाने का मौका देता था। उसने अभी तक शालिनी के साथ डांस नहीं किया था। उसने कहा, ठीक है, चलो कपड़े खरीदने। शालिनी के साथ डांस करने के लिए अभय ने नया सूट खरीदने और यूनिफॉर्म बदलने का फैसला किया। आखिरकार डांस के लिए फॉर्मल कपड़े चाहिए थे। सूट बेस्ट होता, कैमो यूनिफॉर्म में डांस करना अजीब लगता। अभय के मानने पर शालिनी ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर खुशी चमकी। दोनों विला से निकले। शालिनी ने अपनी BMW ड्राइव की और दोनों तियान हुआ सिटी प्लाजा की ओर बढ़े। तियान हुआ सिटी प्लाजा शहर के बीचों बीच था और शहर का सबसे रौनक वाला प्लाजा था। मॉल में ढेर सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिजाइनर ब्रांड्स थे। 30 मिनट बाद शालिनी की BMW तियान हुआ
सिटी प्लाजा पहुंची। उसने कार पार्किंग लॉट में लगाई और अभय के साथ मॉल की ओर बढ़ी। तियानहुआ मॉल तियानहुआ सिटी प्लाजा का सबसे बड़ा मॉल था। यहां हर तरह की चीजें थी। अभय पहले शालिनी के साथ तियानहुआ मॉल में शॉपिंग कर चुका था। उस बार उन्होंने 5वीं मंजिल पर फ्रूट सलाद टेस्ट किया था। इस बार वो कपड़े खरीदने आए थे। तियानहुआ मॉल की 3री मंजिल पर सिर्फ कपड़ों की दुकानें थी। 1000 से ज्यादा स्टोर फ्रंट्स। मॉल में घुसते ही अभय ठिठक गया। डोमेस्टिक ब्रांड्स जैसे के बॉक्सिंग, सेवन ब्रांड, सेप्टवुल्वस, ट्राइज और इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे डोनाकरण, लुई वुइटन, शनेल, वर्साचे वगैरह थे। ढेर सारी बुटीक थी। कई बुटीक सिर्फ एक तरह के कपड़े बेचती थी, लेकिन उनके ढेर सारे स्टाइल्स थे। शालिनी ने पूछा, अभय, तुम कौन सा ब्रांड लेना चाहते हो? भले ही वो अभय के लिए शॉपिंग कर रही थी, लेकिन वो उसकी पसंद का पूरा सम्मान करती थी। वो सिर्फ पे करने आई थी, ब्रांड अभय को चुनना था। अभय ने हल्की स्माइल के साथ कहा, सेप्टवुल्वस लेते हैं। डोनाकरण, शनेल, वर्साचे जैसे ब्रांड ज्यादा मशहूर थे, लेकिन उसे सेप्टवुल्वस ज्यादा पसंद था। वो अफ्रीका का वुल्फ किंग था और उसे भेड़ियों से नेचुरल प्यार था। जाहिर तौर पर उसने सेप्टवुल्वस चुना। 3री मंजिल 4 हिस्सों में बंटी थी, ईस्ट हॉल, वेस्ट हॉल, साउथ हॉल, नॉर्थ हॉल। स्टोर्स को नंबर 1, 2, 3, 4 दिए गए थे। अभय ने शालिनी को साउथ हॉल स्टोर नंबर 18 में ले गया। यह स्टोर सेप्टवुल्वस के कपड़े बेचता था। स्टोर में ढेर सारे कपड़े डिस्प्ले थे, सूट्स, जैकेट्स, कैजुअल वेयर और डाउन जैकेट्स। स्टोर का मालिक 40 साल का मोटा आदमी था। उसका पेट थोड़ा निकला था। मोटापा मिडिल एज मर्दों की आम बात है। जो ज्यादा बैठे और एक्सरसाइज न करें, उनका शरीर मोटा होने लगता है। अभय की कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म देखकर मोटे मालिक की आंखों में तिरस्कार चमका। वो कपड़े बेचता था, तो उसे पता था कि कैमो यूनिफॉर्म की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए होती है। आजकल कपड़े सैकड़ों या हजारों में बिकते हैं। 20 रुपए की यूनिफॉर्म पहनने वाला कोई मुश्किल से मिलता था। अपने दर्जन साल के तजुर्बे से मोटे मालिक ने तय किया कि ये लड़का गरीब है, इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिला और अभय का स्वागत नहीं किया। बेशक स्टोर में एक 20 साल की लड़की भी थी। वो क्यूट थी और साफ तौर पर मोटे मालिक की एम्प्लॉय थी। लड़की समझदार थी और दिखावे से जज नहीं करती थी। अभय को स्टोर में घुसते देख वो जल्दी उनके पास आई। उसने हल्की स्माइल के साथ कहा, सर, आप इधर उधर देख सकते हैं। सेप्टवुल्वस के कपड़े बहुत अच्छे हैं। अभय ने लड़की से कहा, मैं देखता हूं। स्टोर बड़ा था, करीब 100 स्क्वायर मीटर। उसमें हर तरह के कपड़े थे। वो पहले इधर उधर देखना चाहता था। अभय ने जैकेट्स या डाउन जैकेट्स की ओर नहीं देखा। वो शालिनी के साथ सूट्स वाले एरिया की ओर बढ़ा। यहां ढेर सारे सूट्स और रंग थे, काले, सफेद, नीले, हल्के नीले वगैरह। जाहिर है सूट्स की कीमतें अलग अलग थी। 558, 668, 888, 1188 और 1888 रुपए के सूट्स थे। 8 लकी नंबर है और इसका मतलब समृद्धि होता है, इसलिए कई स्टोर्स अपने कपड़ों की कीमत में 8 रखते हैं। अभय ने शेल्फ पर हल्का नीला सूट दिखाकर लड़की से कहा, मुझे वो हल्का नीला सूट देखना है। हल्का नीला रंग खूबसूरत था और स्टाइल उसे पसंद था। लड़की ने हल्की स्माइल दी और सूट लाने वाली थी कि मोटे मालिक ने कहा, शिवानी, मैंने तुझे कितनी बार कहा, हल्का नीला सूट महंगा है, उसे आसानी से मत निकाला कर। मालिक की बात सुनकर शिवानी का चेहरा बदल गया। उसने कहा, लेकिन बॉस, ये सज्जन उसे देखना चाहते हैं। मोटे मालिक ने तंज कसते हुए कहा, देखना चाहते हैं? ये 20 रुपए की कैमो यूनिफॉर्म पहने हैं। साफ है ये गरीब है। तू इसे लाकर देगी तो भी ये खरीद नहीं पाएगा। अभय ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा चमका।
मोटे मालिक की बातें बहुत बेइज्जती भरी थी। उसने ठंडे लहजे में मालिक से पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं ये सूट नहीं खरीद सकता? मोटे मालिक ने तिरस्कार से कहा, यह सूट 1888 रुपए का है, तू इसे कैसे खरीदेगा?